हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं इनहेरिटेंस। पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे घर में कुछ हो गया था, तो मेरे फादर का देहांत हो चुका है, तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब रहता है। बहुत अच्छे मूड में नहीं रहता हूँ आजकल, बट ठीक है। आई थिंक टाइम के साथ सही हो जाएगा। सो आई एम नॉट श्योर मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ इस मोमेंट पे, बट ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियोस बना पाऊँ। ओके, तो आज हम करने वाले हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो इनहेरिटेंस को समझने से पहले एक बारी लास्ट चीज़ का रिवाइंड कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म किया था हमने, और उसमें हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग की थी, राइट। तो कोई अगर आपसे ये पूछे ना कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या, तो ये मत बोल देना कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये गलत है, ठीक है ना। सही क्या है, इसको दूसरे तरीके से बोला जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म अटेन करने का ना बहुत सारा तरीका होता है। एक तरीका ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है। बाकी तरीके और भी मैंने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था उसको। मैंने प्रैक्टिकली सिर्फ आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही बताया था, और वही पाइथन में चलता भी है। तो इन जनरल पाइथन में जब भी आप देखोगे डंडर ऐड, डंडर मल, डंडर सब, ये सब इम्प्लीमेंट करके लोग अपना अपना नया नया क्लास बनाते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा बड़ा मन है कि मैं आपको, आप लोगों के सामने ना पांडास का जो आर्किटेक्चर है ना, वो पूरा रिप्लिकेट कर दूँ, एक छोटा मिनी पांडा जैसा कुछ बना दूँ। बट देखता हूँ, समय मिलेगा तो करके दिखा दूंगा। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पांडास के अगेंस्ट अच्छी हो जाएगी। एटलीस्ट मेरी हो गई थी। और दूसरा, एक इंट्यूशन क्रिएट हो जाएगा दिमाग में। तो जब भी कोई आप लाइब्रेरी सीखते हो ना, तो दिमाग एक तरीके से ना दुखी हो जाता है, क्योंकि कितनी लाइब्रेरी आप सीखोगे। उससे अच्छा ये नहीं होता कि कोई जेनरिक चीज़ सीख जाए, जिससे अगर कोई लाइब्रेरी मिल भी जाए तो तुरंत उसको सीखने में समय ना लगे। तो उसका ट्रिक यही है कि आप डिज़ाइन समझो, ठीक है ना। तो जो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो अगर आपको समझ में आता है, जैसे फैक्ट्री पैटर्न क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर फैक्ट्री पैटर्न के बारे में आपको पता है, तो बिल्डर पैटर्न क्या होता है, तो अगर उसके बारे में पता है तो कैसे काम करता है। तो आप जैसे जैसे ये सब डिज़ाइन पैटर्न्स को समझोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार, ये जो भी लिखा है जिसने भी, इसके अंदर ये पैटर्न फॉलो किया गया है। और एसकेलर्न जैसा लाइब्रेरी आपको रियलाइज़ होगा, उसके अंदर बहुत सारे इस तरह के पैटर्न हैं जो आपको डिज़ाइन पैटर्न्स के अंदर समझाया जाता है कि भाई ये इस तरह से क्लासेस डिराइव करनी चाहिए, इस तरह से क्लासेस बनानी चाहिए। तो लेकिन उस वहाँ पहुँचने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऊप के सारे कंसेप्ट अच्छे से पीने पड़ेंगे, और वो थोड़ा समय वाला काम है। लेकिन एक बार ही अगर आप डिज़ाइन पैटर्न समझ गए, तो कोई भी लाइब्रेरी पिक करना ना बाएं हाथ का खेल होगा, और शायद आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। आप अभी टेंसर फ्लो पे काम कर रहे हो, कल आपको पाई टॉर्च पे काम करना पड़ा, तो आपको तनिक भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको एक वो डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पता है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा डिज़ाइन पैटर्न फॉलो कर रहा है, और वो ऐसे ही काम करेगा। तो आप पहले से ही आपको पता होगा कि किस तरह का आउटकम आ सकता है। तो काफ़ी इंट्यूटिव थिंकिंग है वो। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसीलिए लाइब्रेरीज सीखने की बजाय ना आदमी को कोर चीज़ सीखनी चाहिए, जहाँ से चीज़ें निकली हुई हैं। लोग उस पर फोकस नहीं करते, खास करके आजकल। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम है। आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो लोग लिंक्डइन पर बड़ा मजाक उड़ाते रहते हैं कि आज एक और दिन निकाल लिया बिना बाइनरी ट्री इन्वर्ट किए हुए। अब ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बता रहा है बहुत सिंपली कि आपको पता नहीं है उस चीज़ की पावर। और क्यों डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम सीखना चाहिए, उसका रीज़न ये नहीं है कि आप ऑफिस में जा करके बाइनरी ट्री इन्वर्ट करोगे या आपका वो काम होगा, नहीं। आप बेटर कोडर बनते हो, आपको बहुत सारी चीज़ों का ना सॉल्व करने का अलग दृष्टिकोण समझ में आता है। आप उस प्रॉब्लम को रिकर्शन से कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, और रिकर्शन कब नहीं करना चाहिए, उसको क्यों आइटरेटिवली सॉल्व करना चाहिए, जब आइटरेटिवली सॉल्व करते हो तो किस तरह का अप्रोच अच्छा होगा। ये थिंकिंग कभी आपकी आएगी ही नहीं अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो। और इन सब चीज़ों को करके ना इंसान बेटर डेवलपर बनता है, रादर देन ऐसा इंसान जो मजाक उड़ा रहा है चीज़ों का। तो लिंक्डइन तो दुनिया की सबसे पॉइजनस प्लेस है, और मैं इसीलिए नहीं बैठता हूँ उस पर। और मैं कभी ना कमेंट करता हूँ ना किसी पोस्ट को लाइक करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा एब्सर्ड और दुखी और परेशान लोग उसी जगह पे हैं। और अपना समय बर्बाद करना चाहते हो तो लिंक्डइन पे बैठो आप। एनीवेज, अब आते हैं टॉपिक पे। सॉरी, ज्ञान था ये, बट मतलब मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया है लिंक्डइन पे शिट पोस्ट देखते देखते।
अच्छा, तो जो लोगों को पता नहीं होता ये सब फालतू बातें करते हैं, तो टाइम मिले तो भैया डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जरूर पढ़ो, 5 साल लगाओ, 7 साल लगाओ, 10 साल लगाओ, लेकिन सीखो जरूर, और डिज़ाइन पैटर्न जरूर पढ़ना। अच्छा, अब ये हो गया ये दो चीज़। अभी इनहेरिटेंस पे आ जाते हैं। तो इनहेरिटेंस जो है वो बहुत तरह का होता है, ठीक है भाई। तो अब मैंने कि जैसा बताया कि भाई सब कुछ आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब काम नहीं आएगा, और जो काम आएगा वही बताने वाला हूँ। सो डिज़ाइन पैटर्न, सॉरी ये इनहेरिटेंस का वो देख लेते हैं, कहाँ गया जर्नल, पेपर कलर ब्लैक कर लेते हैं भैया। अब इसमें हम सिंगल इनहेरिटेंस से देख लेते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है, बहुत सिंपल। पेरेंट में कोई मेथड आपने डिफाइन कर दिया, चाइल्ड में अपने पेरेंट से बस इनहेरिट कर लिया। अब चाइल्ड में मेथड आपने डिफाइन नहीं किया है, लेकिन चाइल्ड के इंस्टेंस पे अगर आप उस मेथड को जो आपने पेरेंट में डिफाइन किया, मान लो इसका मेथड का नाम है m1, अब चाइल्ड में आपने पास लिख दिया, कोई मेथड नहीं डिफाइन किया, बट चाइल्ड के इंस्टेंस पे ना आप m1 कॉल करोगे ना तो ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट से जाके मांग लेगा उस मेथड को, ठीक है ना। तो अब ये जो पाइथन कैसे डिटरमाइन करता है कि भाई मेरे को इस पेरेंट पे जाना है, खास करके तब जब इसके एक से ज़्यादा पेरेंट हो, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, P1 P2, तो ये कहाँ जाएगा? पहले P1 में जाएगा, पहले P2 में जाएगा। तो डिपेंड करता है आपने इसको इनहेरिट कैसे किया है, P1 P2 लिखा है या P2 P1 लिखा है। तो अगर आपने P1 P2 लिखा है तो पहले पेरेंट 1 पे जाएगा, फिर पेरेंट 2 पे जाएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक प्रिंसिपल ही है, ठीक है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है इसमें। बट कई बार इतना सिंपल होता नहीं है लाइफ। कई बार जो इनहेरिटेंस है वो दूसरे लेवल पे भी होता है, इस तरह से भी इनहेरिटेंस, इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंपल ही होता है बट चेन जैसा बना होता है। एक हायरार्कियल भी होता है, इतना यूज नहीं किया मैंने ये, बस पढ़ा है किताबों में। तो हायरार्कियल में क्या होता है, बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं और एक पेरेंट होता है। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो जावा सपोर्ट नहीं करती है, आई बिलीव, जब तक हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ इस मूवमेंट पे 2022 में, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था जावा बहुत सालों पहले, तब ये डायमंड इनहेरिटेंस वो सपोर्ट नहीं करता था। C++ में पॉसिबल था, पाइथन में पॉसिबल है इस तरह का इनहेरिटेंस, ठीक है ना। क्योंकि MRO जो है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, जो सीक्वेंस डिटरमाइन करता है पाइथन कि कहाँ कैसे कौन से पेरेंट से सामान ढूंढ के लाना है, ये MRO के थ्रू डिटरमाइन करता है। और पाइथन में आप देख सकते हो कि ये कैसे ढूंढने वाला है। तो MRO आप उसका किसी भी क्लास का आप देखोगे तो बता देगा कैसे वो ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, ठीक है ना। तो ये आप प्रिंट करके देख सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है पाइथन। क्या नहीं चलेगा पाइथन में, वो होगा साइक्लिक इनहेरिटेंस, ठीक है, एक दूसरे से अटैच। यहाँ पर MRO नहीं बन पाता है, क्योंकि MRO बनाने के लिए जो एल्गोरिथम लगता है ना उसको कहते हैं C3 लीनियराइजेशन, आई बिलीव यही नाम है। और ये बंदे का नाम भी भूल गया मैं, कुछ तो नाम था, अच्छा सा नाम है। C3 लीनियराइजेशन पढ़ लेना, गूगल कर लेना। C3 लीनियराइजेशन जो है वो इस तरह की ऑब्जेक्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो ये 4 तरह के ना, 4 या 5 हैं, 5 तरह के इनहेरिटेंस हैं, ठीक है, जो यूजुअली होते हैं। अब हम एक जुपिटर नोटबुक पे एक काम करते हैं, एक छोटा वाला छुटकू वाला इनहेरिटेंस देख लेते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड वाला भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं ए, इसमें कोई इनिट विनिट नहीं है, बस एक हेलो बना लेते हैं। आई एम ए, ये एक क्लास है जो सोली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक क्लास और बना लेते हैं बी। बी जो है ए से आया हुआ है, और यहाँ पर हम कहते हैं बी, आई एम बी। अब मैं जो बोलना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि भाई बी का इंस्टेंस बनाओ और बी पे अगर आप हेलो लिखो तो बोलेगा आई एम बी। बट अगर ये नहीं भी होता ना, और यहाँ पर आप सीधा पास लिख दो, तो ये आई एम ए बोलेगा, ये जाकर के हेलो को ढूंढेगा अपने पेरेंट में। अब ये कैसे डिटरमाइन करता है कि मेरे को ए में जाकर ढूंढना है? क्योंकि बी का ना एक मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर है जो आप ऐसे देख सकते हो, बी से ए में जाएगा, ठीक है। तो अब किसी भी क्लास का मेथड, आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि किधर से कैसे जाना है, ठीक है ना। हालांकि C3 लीनियराइजेशन एल्गोरिथम को अगर आप समझते हो, उसको समझने के लिए थोड़ा अकल लगाना पड़ता है, तो वो अगर समझते हो, जो मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो दिमाग घूम जाएगा मेरा बताते बताते शायद उसको, तो और वो थोड़ा सा खुद समझने वाली चीज़ है, कुछ चीज़ें इंसानों को नहीं सिखा सकता। तो C3 लीनियराइजेशन वैसा ही कुछ है,
तो जब आप अगर आप, और उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एमआरओ प्रिंट करके आपको बता ही रहा है कि कैसे जाएगा। पर अगर आप क्यूरियस हो मेरे जैसे और अननेसेसरी कचरा डालने का शौक है दिमाग के अंदर, तो डेफिनेटली जरूर देखना। तो मतलब C3 लीनियराइजेशन को जरूर देखना। तो ये तो बहुत सिंपल है कि एमआरओ से हमको समझ में आ जाता है कि कैसे ढूंढेगा। पर जब चीज़ें ना कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि ये, तो दिमाग इंसान का थोड़ा सा सही में घूम जाता है। इसको मैं करता हूं अनकमेंट, बी में हटाता हूं, ये सब हर जगह मैं पास ऐड कर देता हूं, और कुछ और क्लासेस भी इसमें बनाता हूं। मैं कुल मिला के 6 बनाऊंगा। 6 बन गए। हाँ, तो ए बी सी ये तीनों अलग इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। जो डी है वो बी और सी से बना है, तो हम लिख देते हैं बी कॉमा सी। जो ई है वो ए से डेराइव हुआ है, और एफ जो है वो डी और ई से डेराइव हुआ है। सबका नाम ठीक है। अब करते हैं हंसी मजाक इसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि f को इंस्टेंशिएट करो। अब मैं अगर f में हेलो लिखूं तो क्या होगा प्रिंट, गेस करते हैं, ठीक है। उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो तुमको यूएमएल डायग्राम नहीं बताया ना हमने, छोड़ो रहने दो, पढ़ लेना खुद ही, आसान होता है, वैसे मुश्किल नहीं होता। ए बी एक कॉम्पोजिशन भी बताना है, याद रखूंगा, वरना भूल गया तो कोई बात नहीं, बता देंगे, चिंता ना करो। जो इनहेरिटेंस होता है ना उसको हम इज ए प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो कंपोजिशन होता है, जो इनहेरिटेंस जैसा लगता है देखने में, वो हैज ए प्रॉपर्टी होता है। ये अंतर है, अगर ये वर्ड्स में अंतर समझ में आता है तो ठीक है। दूसरा, इनहेरिटेंस कब यूजफुल होता है, बेसिकली कोड को शॉर्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने में कई बार बहुत हेल्पफुल हो जाता है। कोड को ड्राई, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, भाई साहब मेरे पेन में बीमारी हो गई, तो डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ये जो थ्योरी है ना, वो यूजफुल हो जाता है इनहेरिटेंस के केस में। तो कंपोजिशन और इनहेरिटेंस में एक अंतर ये है कि इज ए, जैसे स्कूटर इज ए मशीनरी, स्कूटर हैज अ टायर, ठीक है ना। सारा मशीनरी का टायर ऐसा नहीं हो, लेकिन स्कूटर हैज अ टायर, स्कूटर इज ए मशीनरी, मशीन मैकेनिकल पार्ट है, राइट। तो उस तरह से आप सोचोगे तो समझ में आएगा। खैर, कंपोजिशन हम बाद में देख लेंगे, अभी हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ए बी सी 3 लिख लेते हैं, पिंक कलर में बनाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है पिंक, हंसना मत तुम लोग, ठीक है ना। डी, हंस भी सकते हो, डी बी से, बी और सी से आ रहा है, राइट। और ई जो है ए से आ रहा है, हाँ? और एफ जो है फिर डी और ई से आ रहा है, हाँ? बढ़िया। सो लेट्स सी। अब हमने एफ को, एफ कहां से उठ के आ रहा है, एफ डी और ई से आ रहा है। सो अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो क्या होगा। तो चूंकि ये डी से आ रहा है तो ये उछल करके डी के पास चला जाएगा रोता हुआ, क्योंकि इससे मैंने हेलो छीन लिया है। तो बोलेगा कि भाई मुझको हेलो चाहिए, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, आई एम डी। सो लेट्स रन दिस एंड सी के ऐसा होता है क्या, आई एम डी, क्योंकि मैंने एफ का प्रिंट हटा दिया। अब अगर मैंने डी 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 को भी छुपा दूं तो ये रोता हुआ कहाँ जाएगा, बी के पास जाएगा। अब बी को भी मैं अगर कर दूं तो ये रोता हुआ कहाँ जाएगा, सी के पास, क्योंकि वही एक पेरेंट बचा है। सी को भी प्रिंट कर दूं तो क्या होगा, ई के पास चला गया, ठीक है।
क्यों? क्योंकि फाइनली ई जो है वही बचा है जो फाइनली ए से डेराइव हो रहा है। इसको भी अगर मैं कर दूं तो ए के पास चला गया, और ए को भी अगर कर दूं तो एरर। क्यों? क्योंकि हेलो फाइनली उसको कहीं नहीं मिला। तो ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। चलो, बहुत ही बढ़िया, ऑसम। अब इस डायग्राम में लगा देते हैं जुगाड़। जुगाड़ ये है कि ये जो ई जो है, ये ई का कनेक्शन को हम बी से कर देते हैं, ठीक है। बाकी सब एज इज होगा, और इस कनेक्शन को हम काट देते हैं, ठीक है ना। ये कनेक्शन को हमने काट दिया और ई को बी से इनहेरिट कर लिया। तो ई को हमने कर लिया बी से इनहेरिट, ठीक है, और सबको अनकमेंट करता है। अब देखेंगे, आई होप पहले वाला समझ में आ गया होगा, सिंपल था, ठीक है। अब इसको देखते हैं, और मैंने तुमको मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर इसका प्रिंट करके नहीं दिखाया। मैं चाहता हूँ कि तुम सरप्राइज हो, और उसके बाद जब भी लाइफ में कंफ्यूजन हो एमआरओ प्रिंट करके देख लेना, गेस करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं अनकमेंट करता चला गया। अब मैं एफ प्रिंट करता हूँ, तो आई एम एफ, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डी और ई से ये इनहेरिट हो रहा है। अब अगर मैं डी को कमेंट कर दूं, सॉरी ई एफ को कमेंट कर दूं, तो ये रोता हुआ कहाँ जाएगा? रोता हुआ जाएगा पहले डी के पास, ठीक है। तो आई एम डी। अब डी को कमेंट कर दूं तो कहाँ जाएगा? डी को कमेंट कर दिया, तो ये डी जो है कहाँ से आ रहा है? बी से आ रहा है, तो रोता हुआ बी के पास जाएगा। चला के देखते हैं। अरे ई आ गया, ऐसा कैसे भाई, है ना। तो ये जो रोता हुआ बी के पास इसको जाना था, ये बी के पास नहीं गया, ये रोता हुआ कहाँ गया? ई के पास। अब कहोगे ये डी से ई गया कैसे? गया कैसे होगा, राइट। सो तो अब यहाँ पर जो चक्कर है वो C3 लीनियराइजेशन का है, और ये मैं टॉपिक तुमको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। बट अच्छी बात यह है कि तुमको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम अगर बिगिनर हो और इस ट्यूटोरियल को सीखने के लिए समझ रहे हो, तो एमआरओ जब आप प्रिंट करोगे ना इसका, तो सबसे पहले आएगा एफ जो हम थे, फिर रोता हुआ कहाँ गया? डी के पास। फिर जब हमने बी को कमेंट किया और हमने कहा कि रोता हुआ बी के पास जाना चाहिए, पर बी के पास नहीं गया, वो कहाँ गया? ई के पास। तो ये मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर तुमको बता रहा है कि डी के पास वो ई में जाएगा, फिर बी में जाएगा, और फिर सी में जाएगा, ठीक है ना। सो अगर तुमको इसको सीखना है, समझना है, तो भैया रेमंड हेटिंजर का एक बड़ा अच्छा सुन लेना, ठीक है। सुपर कंसिडर सुपर, मैं बताऊंगा सुपर क्या होता है, बट पॉइंट ये है कि ये किस तरह से इनहेरिटेंस होती है, सुपर कैसे उसको इनहेरिट करता है, वो चीज़ तुम्हें समझ में आएगा। बट पॉइंट ये है कि काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर ना रिलेटेड है या सीखने को है। तो मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर जो है ना, ये गेस करना हर केस में सिंपल नहीं है इतना, खास करके केस जब ऐसा हो तो, ठीक है ना। बट अब ये तुमको केस मिलेगा तो तुमको पता है कि डी के बाद ये बी पे नहीं जाने वाला है, डी के बाद ये ई पे जाने वाला है। तो ये सेम लेवल पे चीज़ों को देखता है, ठीक है। अगर उसको दिखता है कि सेम पेरेंट है और दोनों जगह इनहेरिटेंस हो रहा है, तो वो रादर देन पेरेंट वो अपने भाई के पास जाता है। ये ऐसा समझना, इसको सिंपल है। बट इसके पीछे जो लॉजिक है वो C3 लीनियराइजेशन का है, जो मैं नहीं कर रहा डिस्कस, ठीक है। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सीखना। मर्ज उसके अंदर एक कंसेप्ट होता है। तो क्या करता है, सबसे पहले वो ना एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और फर्स्ट स्टेप में वो खुद को ऊपर रखता है, और तो उसने खुद को ऊपर रखा और उसके बाद खुद को ही उसने प्रिंट कर लिया। उसके बाद वो जहाँ से इनहेरिट होता है वहाँ जाता है, फिर देखता है कि खुद को पहले प्रिंट किया, फिर इनहेरिटेंस जहाँ से हो रहा है वहाँ को प्रिंट किया, और वो मर्ज करता चला जाता है जैसे जैसे उसके ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि ये एक ट्री तरह का स्ट्रक्चर है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले वो जो ज्ञान दे रहा था ना कि बाइनरी ट्री इन्वर्ट नहीं करते, वो ज्ञान भी तुमको इसीलिए समझ में आएगा क्योंकि तुमको थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम पता है। तो मैं ये इसलिए यहाँ पर नहीं बताना चाहता कि वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बट तुमको ये समझ में आना चाहिए कि तुम जैसा सोच रहे हो एमआरओ के बारे में वो इतना सिंपल है नहीं। तो फॉर्चुनेटली ये है कि पाइथन तुमको बता देता है, तो तुमको ये C3 लीनियराइजेशन समझने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें ये जानना है कि कैसे वो रिजॉल्व करेगा ऑर्डर को, ठीक है ना। एमआरओ प्रिंट करके देख लो भैया कैसे किस ऑर्डर में जाएगा। बट हाँ, तुम्हारे अंदर अगर क्यूरियोसिटी है जो होनी चाहिए,
तो तुम डेफिनेटली जा करके C3 लीनियराइजेशन के बारे में पढ़ो। तो आई होप ये इनहेरिटेंस की बात तुमको आ गई होगी समझ में। अगले चैप्टर में हम एक जो पूरा का पूरा सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे कि इनहेरिटेंस काम कैसे कर रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, तो उससे तुमको और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। पर जो C3 लीनियराइजेशन का है, और सुपर भी देख लेंगे कि सुपर कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो ये दो चीज मैं अगले उसमें इनहेरिटेंस के उसमें लेसन में बताएंगे। तो अपन ने पॉलीमॉर्फिज्म देख लिया है, पॉलीमॉर्फिज्म का एक सिस्टम देखा है जिसमें हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे करते हैं वो देखा है। पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं देखा है, उसको पॉलीमॉर्फिज्म अटेन करने का वो एक तरीका है, हमने उसको समझा है बस, ठीक है। जो दूसरा अभी हम ने देखा है वो ये देखा है कि भैया इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। अब जो बचेगा एंड में वो होगा एब्स्ट्रैक्शन छोटा सा। तो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन तो एक ही साथ पढ़ेंगे, तो उसमें भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर के समझा दूंगा। तो उस तरह से हमारा क्लास का कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक बढ़िया हम एक दो क्लासेस खुद का क्लास बना करके देखेंगे वो काम कैसे करता है, ठीक है ना। जिसमें हम सारे फंडे लगा देंगे जितना भी हमने अभी तक सीखा है, तो उससे तुम्हारा वो कॉन्क्रीट हो जाएगा सारा का सारा अंडरस्टैंडिंग। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसी चीज़ के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ इस चैप्टर को, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, परिवार के साथ हंसो, खेलो, कूदो, जो करना है करो, बट खुश रहो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में और कुछ मैटर नहीं करता है, तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो अपना अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने जगह का ध्यान रखो, आस पड़ोस का ध्यान रखो, और मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। सीखते हैं इनहेरिटेंस को, अच्छा करते हैं, कॉन्क्रीट करते हैं स्टेप्स को। एंड बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, भगवान तुम सबकी रक्षा करे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एंड गुड नाइट।